सकते हैं अगला जो कि ट्रांसफॉर्मर। वेरी 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 वेरी, जितना वेरी लगाइए उसका कम ही होगा दोस्तों, उतना वेरी इंपॉर्टेंट है ये ट्रांसफॉर्मर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी युक्ति है जिससे आप प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगला टॉपिक है जो कि है प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। देख सकते हैं जब किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी अक्ष के प्रेरित घुमाया जाता है। नॉलेज बूस्टर क्या कहता है? पहला नॉलेज बूस्टर है यदि परिपथ बंद है तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। दोस्तों इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, नॉलेज बूस्टर में जो भी कहता है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसे इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। करेक्ट गाइस। अब देख सकते हैं इस चैप्टर में अब क्या कहता है। सन 1820 में ऑस्टेड ने यह खोज की कि जब किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों इस खोज से प्रेरित होकर माइकल फेराडे ने सोचा कि जब वैद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है तो इसके विपरीत चुंबकीय क्षेत्र से वैद्युत धारा भी उत्पन्न होनी चाहिए। इसी खोज में फेराडे एक कुंडली जिसमें एक धारामापी जुड़ा था और एक चुंबक के साथ अनेक वर्षों तक प्रयोग करते रहे और सफलता न मिलने पर एक दिन झुंझलाकर चुंबक को कुंडली के अंदर फेंक दिया गया। चुंबक के फेंकने पर कुंडली से संबंधित धारामापी में विक्षेप हुआ। चूंकि कुंडली के साथ कोई बैटरी नहीं जुड़ी थी, फेराडे को धारामापी में हुआ विक्षेप देखकर आश्चर्य हुआ। इस प्रकार फेराडे ने चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से वैद्युत धारा उत्पन्न करने की नई घटना की खोज की। इस घटना को ही वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नाम से हम लोग जानते हैं दोस्तों। अब देख सकते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है कि फेराडे का प्रेरण का नियम, फेराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसे अंग्रेजी में कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इंडक्शन। करेक्ट दोस्तों। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फेराडे के प्रयोग। वैज्ञानिक फेराडे ने कुंडली तथा चुंबक के साथ अनेक प्रयोग किए और इन प्रयोगों के आधार पर महत्वपूर्ण निष्कर्ष भी प्राप्त हुआ। पहला पॉइंट क्या है, जब कुंडली के सापेक्ष चुंबक स्थिर रहता है तो धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होता। दोस्तों अब यदि चुंबक के उत्तरी ध्रुव N को कुंडली के समीप लाया जाता है तो कुंडली में धारा के प्रवाह के कारण धारामापी में क्षणिक विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। यदि चुंबक के उत्तरी ध्रुव N को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो धारामापी में विक्षेप की दिशा उलट जाती है। धारा की दिशा इस प्रकार ही की होती है कि चुंबक को कुंडली के समीप लाने पर कुंडली का चुंबक के सामने वाला तल उत्तरी ध्रुव के भांति कार्य करता है और चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाने पर कुंडली का वही तल दक्षिणी ध्रुव की भांति कार्य करता है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे चित्र में दर्शाया गया है, यह एक एन पोल है जिसको हम चुंबक कहते हैं। चुंबक में दो पोल होता है ना, एन पोल एंड साउथ पोल, जिसे हम ये एन पोल है दोस्तों। एंड ये रहा एक धारामापी एंड ये रहा एक कुंडली जिसे ये दर्शाया गया है दोस्तों। एंड उसी तरह ये भी देखिए धारामापी, इसमें धारामापी इस साइड की ओर इंडिकेटेड किया गया है एंड जो नॉर्थ पोल है वो इस साइड की ओर इंडिकेटेड किया गया। ठीक उसी के विपरीत यहाँ पे एन पोल है वो इस दिशा की ओर इंडिकेटेड किया गया एंड धारामापी इस दिशा की ओर इंडिकेटेड किया गया है। करेक्ट गाइज। अब यहाँ पे देखिए क्या कहता है, यहाँ पे देखिए साउथ पोल, जब यहाँ हम लोग नॉर्थ पोल ले एंड यहाँ अब साउथ पोल का बारी है। साउथ पोल में ठीक उस इस साइड की ओर इंडिकेटेड किया गया एंड धारामापी इस ओर। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर साउथ पोल इसके विपरीत इस और एंड यहाँ पे धारामापी किस और होगा, धारामापी होगा गाइस इस ओर की ओर। करेक्ट। अब देखते हैं आगे क्या बोलता है।
आगे बोलता है कि इसी प्रकार यदि चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को कुंडली के समीप लाएं और फिर दूर ले जाएं तो भी धारामापी में विक्षेप की दिशा पहले की तुलना में उलट जाती है। इस दिशा में चुंबक को पास लाने पर कुंडली के सामने वाला तल दक्षिणी ध्रुव की भांति तथा दूर ले जाने पर उत्तरी ध्रुव की भांति कार्य करने लगता है गाइस। अब दूसरा नंबर क्या बोलता है, प्रत्येक दशा में धारामापी में विक्षेप केवल तब तक ही रहता है जब तक कि चुंबक कुंडली के सापेक्ष गतिमान है। जैसे ही चुंबक को स्थिर रखते हैं विक्षेप भी शून्य हो जाता है दोस्तों। तीसरा नंबर क्या बोलता है, कुंडली में प्रवाहित धारा अर्थात धारामापी में उत्पन्न विक्षेप चुंबक की गति पर निर्भर करती है। चुंबक जितनी तेजी से चलाया जाता है विक्षेप उतनी ही अधिक होती है, अर्थात धारा की प्रबलता उतनी ही अधिक होती है दोस्तों। चौथा नंबर क्या बोलता है, यदि कुंडली में चक्करों की संख्या बढ़ा दें या कुंडली के भीतर मुलायम लोहे की एक रोड रख दें तो चुंबक की उतनी ही गति होने पर भी धारामापी में विक्षेप बढ़ जाता है। पांचवा नंबर क्या बोलता है, यदि चुंबक को स्थिर रखकर कुंडली को इसके समीप लाएं तब या इससे दूर ले जाएं तब भी धारामापी में विक्षेप आता है। इसका अर्थ है कि कुंडली में उत्पन्न धारा कुंडली व चुंबक के बीच आक्षेप यानी कि रिलेटिव गति के कारण उत्पन्न होती है। छठा नंबर क्या बोलता है, यदि कुंडली के श्रेणी क्रम में कोई उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ दें, करेक्ट गाइस, कोई उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ दें तो प्रवाहित धारा घट जाती है। करेक्ट, प्रवाहित धारा क्या हो जाती है, घट जाती है। एंड क्या हो जाता है उसके बाद परिणाम स्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप धारामापी का विक्षेप भी कम हो जाता है। करेक्ट, इन परीक्षणों से यह निष्कर्ष निकलता है कि जब चुंबक तथा कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ उत्पन्न होता है, जिसके प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। करेक्ट गाइस, यदि कुंडली एक बंद परिपथ के रूप में है तो इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है दोस्तों। करेक्ट, इस धारा को प्रेरित धारा यानी कि इंड्यूस्ड करंट कहते हैं तथा इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता जबकि प्रेरित धारा इस पर निर्भर रखती है दोस्तों। अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या बताता है। अगला टॉपिक है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम यानी कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर वैज्ञानिक फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में निम्नलिखित दो नियम प्रस्तुत किए दोस्तों। पहला नियम है, जब किसी परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह विद्युत बल क्या कहलाता है, यह विद्युत वाहक बल केवल तभी तक प्रेरित होता है जब तक कि परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में निरंतर परिवर्तन होता रहता है दोस्तों। इस नियम को न्यूमैन का नियम यानी कि न्यूमैन्स लॉ भी कहते हैं। अब देखिए नॉलेज बूस्टर क्या कहता है। पहला नॉलेज बूस्टर है, यदि परिपथ बंद है तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है दोस्तों। इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, नॉलेज बूस्टर में जो भी कहता है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। क्या पहला नॉलेज बूस्टर है, यदि परिपथ बंद है, परिपथ क्या है, बंद है तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। यह धारा तब तक बहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। दूसरा नॉलेज बूस्टर क्या है, विद्युत चुंबकीय के समीप रखे सुग्राही विद्युत यंत्र विद्युत चुंबक को ऑन या ऑफ करने पर उत्पन्न होने वाली धाराओं के कारण क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। करेक्ट। अब दूसरा नियम क्या कहता है, किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान के परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होती है दोस्तों। अब देख सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है। नेक्स्ट टॉपिक है
प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि प्रेरित धारा तथा प्रेरित आवेश, जिसे हम अंग्रेजी में कहेंगे इंड्यूस्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंड्यूस्ड करेंट एंड इंड्यूस्ड चार्ज। देख सकते हैं पहला टॉपिक है जो प्रेरित विद्युत वाहक बल इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में हम पहले जानते हैं। क्या कहता है यह टॉपिक? चुंबक तथा कुंडली के बीच होने वाली आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, करेक्ट, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत विभवांतर, इंड्यूस्ड ईएमएफ के नाम से हम लोग जानते हैं। यदि n फेरों वाली किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी हो तो परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा? इक्वल टू -n डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी, करेक्ट। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह माइनस प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा का प्रतीक है, जो यह इंगित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी होगी कि वह सदैव उस कारण का विरोध करेगा जिस कारण से उत्पन्न हुआ है। अतः प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण इक्वल टू क्या होगा? n ब्रैकेट में हो जाएगा डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। इसे इक्वेशन 1 मानेंगे गाइस, करेक्ट। अब देखते हैं आगे क्या बोलता है। आगे बोलता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की विमाएं क्या है। हम जानते हैं कि E इक्वल टू डी फाई बी बटे डी टी इक्वल टू ई की विमा क्या हो जाएगा? चुंबकीय फ्लक्स की विमा बटे समय की विमा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ml² t-2 a-1 बटे टी इक्वल टू टी से ये जो टी है वह एगो कट गया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? -3, करेक्ट गाइज। ml³ t-3 a-1। अब देखिए यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल की निर्भरता, इसका निर्भरता क्या है? उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल पहला क्या है? कुंडली में फेरों की संख्या पर निर्भर करता है दोस्तों, तथा यह इस संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा निर्भरता क्या है? कुल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन पर नहीं बल्कि चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की समय दर पर निर्भर करता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन शीघ्रता से करने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल अधिक तथा फ्लक्स में परिवर्तन धीरे से करने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल कम उत्पन्न होता है, जैसा कि कुंडली का प्रतिरोध नहीं आता है दोस्तों। अतः प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली के प्रतिरोध पर निर्भर बिल्कुल नहीं करता है। अब देखिए अगला टॉपिक जो होती है प्रेरित धारा यानी कि इंड्यूस्ड करेंट, करेक्ट। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने से यदि कुंडली बंद परिपथ के रूप में है उसमें एक धारा प्रवाहित होने लगती है। यही धारा प्रेरित धारा यानी कि इंड्यूस्ड करंट कहते हैं दोस्तों। यदि वह कुंडली जिसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल E उत्पन्न हुआ है बंद है तथा इसका संपूर्ण प्रतिरोध R है तो ओम के नियम के अनुसार कुंडली में प्रेरित धारा I इक्वल टू क्या हो जाएगा? E बटे R। परंतु प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण क्या हो जाएगा? इक्वल टू n डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, n डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी बट्टे r, ये हो जाएगा I, करेक्ट गाइस, इक्वल टू n बट्टे r डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। इसे इक्वेशन 2 मानेंगे दोस्तों, करेक्ट। अब देखिए इस सूत्र से स्पष्ट है कि पहला क्या है? प्रेरित धारा कुंडली में फेरों की संख्या पर निर्भर करती है, कोई दिक्कत नहीं है, तथा यह संख्या n के अनुक्रमानुपाती होती है दोस्तों। दूसरा नियम क्या है? प्रेरित धारा कुल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन पर नहीं बल्कि चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के समय दर पर निर्भर करती है। अतः चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन शीघ्रता से करने पर प्रेरित धारा अधिक तथा धीरे से करने पर प्रेरित धारा कम होती है। तीसरा सूत्र क्या है? प्रेरित धारा कुंडली का प्रतिरोध R पर निर्भर करती है तथा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है दोस्तों। अब देख सकते हैं अगला पॉइंट जो है प्रेरित आवेश यानी कि इंड्यूस्ड चार्ज। हम जानते हैं कि धारा तथा समय का गुणनफल आवेश होता है, अर्थात आवेश इक्वल टू धारा इंटू समय। प्रेरित आवेश इक्वल टू प्रेरित धारा इंटू समय अंतराल। यदि प्रेरित आवेश Q प्रेरित धारा I तथा समय अंतराल डेल्टा T हो तो
क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आई इंटू टी, यानी कि टी हमारा क्या है डेल्टा टी, इसलिए यहाँ पे डेल्टा टी लिखे हैं दोस्तों। अब देख सकते हैं क्यू इक्वल टू एन बट्टे आर डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी, क्यू इक्वल टू एन डेल्टा फाइव बट्टे आर, इसमें से क्वेश्चन 3 माने हैं दोस्तों। अब देखिए प्रेरित आवेश क्या हो जाएगा, कुंडली में फेरों की संख्या इंटू चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बट्टे में कुंडली का प्रतिरोध। आवेश क्यू के लिए उपयुक्त समीकरण 3 करेक्ट गाइस में यदि आर ओम में तथा डेल्टा फाइव वेबर, ये वेबर एक नियम है गाइस, वेबर में हो तो क्यू का मान कूलाम में होगा दोस्तों। इस सूत्र से यह स्पष्ट है कि प्रेरित आवेश 1 क्या हो जाएगा, कुंडली में फेरों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है दोस्तों, क्यू समानुपाती एन। अब देख सकते हैं दूसरा नियम है, कुंडली में कुल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन पर निर्भर करता है, फ्लक्स परिवर्तन के समय अंतराल पर नहीं। अतः फ्लक्स परिवर्तन चाहे तेजी से हो अथवा धीरे धीरे कुंडली में प्रेरित आवेश समान परिमाण में उत्पन्न होगा, क्यू समानुपाती डेल्टा फाई दोस्तों। अब तीसरा नियम क्या बोलता है, कुंडली का प्रतिरोध के क्रमानुपाती होती है, क्यू समानुपाती 1/r करेक्ट दोस्तों। अब देख सकते हैं लेंज का नियम तथा ऊर्जा संरक्षण, लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लेंज का नियम देख सकते हैं। अब लेंज का नियम यानी कि लेंज लॉ, चुंबकीय प्रेरण की सभी अवस्थाएं में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे उसकी उत्पत्ति होती है दोस्तों। यही लेंज का नियम है जो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम भी कहते हैं दोस्तों। सामान्यतः यह नियम लेंज के द्वारा ही प्रतिपादित किया गया था, परंतु इस नियम की पुष्टि फैराडे के प्रयोगों से होती है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आधारित होती है दोस्तों। अब देख सकते हैं फ्लेमिंग के दाएं तथा हाथ के नियम यानी कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल देख सकते हैं। जब कोई रिजुरेखीय जालक तार किसी चुंबकीय क्षेत्र में उसके लंबवत गति करता है तो इसमें उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम की सहायता से ज्ञात की जाती है। इस नियम के अनुसार यदि हम दाएं हाथ का अंगूठा तथा इसके पास वाले दोनों अंगुलियों को एक साथ इस प्रकार फैलाएं कि वे परस्पर लंबवत हो, तब यदि पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा में संकेत करे तो बीच वाली अंगुली चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करेगी दोस्तों। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान रिजुरेखीय चालक में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है, जबकि लेंज के नियम द्वारा किसी भी प्रकार की पथ में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की नहीं की जाती है दोस्तों। अब देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटू सा विशेष भी दिया गया है जिससे जरूर पढ़िएगा दोस्तों। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम प्रेरित धाराओं के लिए तथा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम वास्तविक धारा के लिए सत्य होता है गाइस। अब आगे क्या बोलता है, आगे है भंवर धाराएं जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एडी करेंट। कुछ धाराएं ऐसी होती है जो फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती है दोस्तों। 1875 ईस्वी में फेको यानी कि फोकल ने देखा कि जब किसी धातु का टुकड़ा किसी परिवर्ती वेरिएबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है अथवा किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गति करता है कि उसमें वैध चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन हो तो धातु के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती है दोस्तों। ये धाराएं धातु के टुकड़े की गति अथवा फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती है। इन धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं गाइस। फोको के नाम पर इन्हें फोको धाराएं भी कहा जाता है। कभी कभी ये धाराएं इतनी प्रबल हो जाती है कि धातु का टुकड़ा गर्म होकर लाल लप्त हो जाता है गाइस। अब देख सकते हैं प्रेरकत्व यानी कि इंडक्टेंस। एक कुंडली के निकट रखी दूसरी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन से अथवा उसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन से उस कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है।
ये दोनों स्थितियां ये दोनों स्थितियां अगले दो उपखंडों में अलग अलग वर्णित की जाती है। तथापि इन दोनों स्थितियों में कुंडली में फ्लक्स धारा के समानुपाती है, अर्थात फाई बी समानुपाती आई। इसके अतिरिक्त यदि समय के साथ कुंडली की ज्यामिति नहीं बदलती तब डी फाई बी बट्टे डी टी समानुपाती डी आई बट्टे डी टी होती है गाइस। अब देख सकते हैं आगे कहता है समीप समीप लिपटे एन फेरों यानी कि टर्न्स वाली कुंडली के सभी फेरों के समान चुंबकीय फ्लक्स संबंध होता है। जब कुंडली में फ्लक्स फाई भी परिवर्तित होता है तो प्रत्येक फेज प्रेरित विद्युत बल में योगदान करता है। इसलिए एक बद्ध फ्लक्स बंधता फ्लक्स लिंकेज का उपयोग होता है जो कि फास्ट लिपटी कुंडली के लिए एन फाई बी के बराबर है तथा इस स्थिति में एन फाई बी समानुपाती आई। इस संबंध के समानुपाती स्थिरांक को प्रेरकत्व कहते हैं। हम देखेंगे कि प्रेरकत्व का मान कुंडली के ज्यामितीय तथा उसके पदार्थ के नेज यानी कि इंट्रिंसिक गुणधर्मों पर निर्भर करता है। यह पक्षधारिता के प्रकृति के समान है जो समांतर प्लेट संधारित्र के लिए प्लेट के क्षेत्रफल तथा प्लेट पृथक्करण ज्यामितीय तथा उनके बीच उपस्थित माध्यम के प्रावैद्युतांक के पदार्थ के नेज गुणधर्म पर भी निर्भर करती है। दोस्तों प्रेरकत्व एक अदिश राशि है। इसकी विमाएं क्या होती है ml² T-2a-2 है जो कि फ्लक्स के विमाओं तथा धारा के विमाओं के अनुपात द्वारा व्यक्त की जाती है। प्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी होता है तथा इसे एस द्वारा व्यक्त की जाता है। यह नाम जोसेफ हेनरी के सम्मान में रखा गया है जिन्होंने इंग्लैंड के वैज्ञानिक फेराडे से अलग अमेरिका में विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। दोस्तों अब देख सकते हैं अगला टॉपिक है जो है अन्योन्य प्रेरण यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन। एक कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन करने पर दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। पास पास रखे दो कुंडलियों में से किसी एक को में बैटरी द्वारा धारा प्रवाहित की जाए अथवा उसमें बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाए अथवा धारा के बंद किए जाए तो दूसरी कुंडली में एक विद्युत बल प्रेरित हो जाता है गाइस। अब देख सकते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। पहली कुंडली को जिसमें धारा के मान में परिवर्तित किया जाता है प्रथम कुंडली यानी कि प्राइमरी कोयल तथा दूसरी कुंडली को जिसमें प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न होता है द्वितीय कुंडली यानी कि सेकेंडरी कोयल कहते हैं। दोस्तों देख सकते हैं इस प्रकार इसका फिगर है जो कि है यह चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। यह कौन सी रेखाएं हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ये जो डॉट 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 करके दिख रहा है ना ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। दोस्तों एन देख सकते हैं ये एक धारा मापी है, ये एक आर एच है। एन इसे पी से इंडिकेटेड किया गया है, एन इसे एस से इंडिकेटेड किया गया है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी ये आर एच है, ये धारा मापी है, ये कुंजी है, ये पी है एंड ये एस से इंडिकेटेड किया गया है। जिसे कुंजी छोड़ने पर यह होता है एंड कुंजी दबाने पर ऐसा प्रतीत होता है। दोस्तों करेक्ट। अब आगे क्या बोलता है देखिए अन्योन्य प्रेरण पर क्रोड के पदार्थ का प्रभाव। यदि कुंडलियों में लो चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहे के क्रोड रख दे अथवा दोनों कुंडलियों को एक ही क्रोड पर लपेट दे तो द्वितीय कुंडली एस में प्रेरित विद्युत बल का मान बढ़ जाता है। ट्रांसफार्मर तथा प्रेरण कुंडली का कार्य सिद्धांत अन्योन्य प्रेरण की घटना पर ही आधारित होती है। अतः ये दोनों अन्योन्य प्रेरण के ही व्यवहारिक उदाहरण है। करेक्ट। अब देख सकते हैं अगला टॉपिक है जो कि है प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। देख सकते हैं जब किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी अक्ष के प्रेरित घुमाया जाता है तो उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत बल परिमाण व दिशा में समय के साथ साथ आवर्त रूप में बदला रहता है। दोस्तों करेक्ट गाइज।
यदि इस कुंडली में सिरों के बीच कोई विद्युत परिपथ जोड़ दिया जाए तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल परिपथ के सिरों के बीच एक वोल्टता स्थापित कर देता है। करेक्ट। यह वोल्टता भी प्रेरित विद्युत वाहक बल के अनुरूप परिमाण व दिशा में समय के साथ आवर्त रूप में बदलती रहती है। यह वोल्टता ही प्रत्यावर्ती वोल्टता यानी कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहलाती है। प्रत्यावर्ती वोल्टता के कारण कुंडली से जुड़े परिपथ में जो धारा प्रवाहित होती है वह भी परिमाण व दिशा में निरंतर समय के साथ आवर्त रूप में बदलती रहती है। ऐसी धारा को ही प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। इसकी वोल्टता को लंबी दूरी तक संप्रेषित किया जाता है गाइस। अब देख सकते हैं अगला जो है क्या है बताइए। श्रेणीबद्ध LCR परिपथ पर प्रयुक्त AC वोल्टता यानी कि AC वोल्टेज अप्लाइड टू ए सीरीज LCR सर्किट। अब देख सकते हैं AC स्रोत से जुड़ा श्रेणीबद्ध LCR परिपथ दर्शाया गया है जहाँ चित्र ए में है गाइस। ये रहा हमारा चित्र ए जो कि इसमें दर्शाया गया है दोस्तों। क्या दर्शाया गया है? AC स्रोत से जुड़ा परिपथ LCR। करेक्ट। अब देख सकते हैं AC स्रोत की वोल्टता यानी कि V इक्वल टू क्या हो जाएगा V0 साइन ओमेगा t। यदि संधारित्र पर आवेश Q एवं किसी क्षण t पर परिपथ में प्रवाहित धारा I है तो किरचॉफ पास के नियम से क्या होगा L di/dt प्लस IR प्लस Q/C इक्वल टू V। इसे इक्वेशन 1 कहेंगे दोस्तों। अब देख सकते हैं हम तात्क्षणिक धारा I और प्रयुक्त AC वोल्टता V के साथ इसका कला संबंध ज्ञात करना चाहते हैं। हम इस समस्या को हल करने के लिए दो विधियों का उपयोग करेंगे गाइस। करेक्ट। हम इस समस्या को हल करने के लिए कितने विधियों के उपयोग करेंगे? दो विधियों के उपयोग करेंगे। प्रथम विधि क्या है? फेजर्स तकनीक का उपयोग। एंड दूसरा विधि क्या है? विश्लेषणात्मक रूप से हल करके करेक्ट I की कालाक्षरित यानी कि टाइम डेंसन प्राप्त करेंगे। देख सकते हैं इस प्रकार इसका फिगर है। एंड बी में भी इस प्रकार इसका फिगर है जहाँ V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t एंड यहाँ पे इसकी लंबाई VL BC एंड VR L इसका जो क्या सर्किट एंड इसका जो बैटरी C एंड इसका प्रतिरोध R है गाइस। इसे अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अब देख सकते हैं क्या अनुनाद क्या है? अनुनाद यानी कि रिसोनेंस। अनुनाद ऐसी सभी निकायों के सामान्य परिघटना है जिनमें एक विशिष्ट आवृत्ति से दोलन की प्रवृत्ति होती है दोस्तों। यह आवृत्ति उस निकाय की प्राकृतिक आवृत्ति कहलाती है। अनुनादी परिपथ में आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होती है दोस्तों। करेक्ट। देख सकते हैं यहाँ पे वे प्रत्यावर्ती करेक्ट वे प्रत्यावर्ती धारा जिनमें से अपने पर आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टता की आवृत्ति के एक विशेष मान के संगत प्रत्यावर्ती धारा को अपने अंदर से प्रवाहित होने देते हैं अथवा प्रवाहित होने से रोक देते हैं अनुनादी परिपथ कहलाते हैं दोस्तों। ये दो प्रकार है कि वह पहला प्रकार श्रेणी अनुनादी परिपथ तथा दूसरा प्रकार क्या है? समांतर अनुनादी परिपथ। करेक्ट। अब देखिए पहला है श्रेणी अनुनादी परिपथ जिसे इंग्लिश में कहेंगे सीरीज रिसोनेट सर्किट। देख सकते हैं यहाँ पे प्रतिरोध R के सिरों के बीच विभवांतर VR इक्वल टू IR इक्वल टू 20 इंटू 10 इक्वल टू 200 वोल्ट। करेक्ट गाइस। प्रेरित करते हुए L के सिरों के बीच विभवांतर VL इक्वल टू IXL इक्वल टू 20 इंटू 30 इक्वल टू 600 वोल्ट। धारिता C के सिरों के बीच विभवांतर VC इक्वल टू IXC इक्वल टू 20 इंटू 30 इक्वल टू 600 वोल्ट। अतः श्रेणी अनुनादी परिपथ के वोल्टेज प्रवर्धन वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन प्राप्त होता है। अतः इस प्रकार के परिपथ को वोल्टता अनुनादी परिपथ भी कहते हैं दोस्तों। श्रेणी अनुनादी परिपथ की विशेषताएं। इस परिपथ में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पहला विशेषता क्या है? इसमें आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज V तथा परिणामी धारा I एक ही कला में होता है। दूसरा परिपथ क्या है? परिपथ
दूसरा विशेषता क्या है, परिपथ की प्रतिबाधा Z न्यूनतम होती है तथा उसका मान परिपथ में लगे प्रतिरोध R के बराबर होती है। तीसरा विशेषता क्या है, परिपथ में धारा का मान अधिकतम होता है, करेक्ट, जो परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I मैक्सिमम इक्वल टू V/R। अब देख सकते हैं आगे है, प्रेरकत्व L तथा धारिता C के सिरों के बीच उपलब्ध विभवांतर परिपथ पर आरोपित विभवांतर से कहीं अधिक हो सकता है। दोस्तों, श्रेणी अनुनादी परिपथ का उपयोग अब देखिए क्या बोलता है। श्रेणी अनुनादी परिपथ का प्रयोग रेडियोग्राही में किया जाता है। रेडियोग्राही में L-C संयोग का श्रेणी परिपथ होता है जो एंटीना से जुड़ा रहता है। विभिन्न स्टेशनों से प्रेषित विभिन्न आवृत्तियों की तरंगे इस पर विभिन्न विभवांतर आरोपित करती है। जब रेडियो के परिवर्ती संधारित्र की कुंडली को घुमाकर LC संयोग की संभावित आवृत्ति को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि यह किसी एक स्टेशन से प्राप्त होने वाली तरंगों की आवृत्ति के बराबर हो जाए, तो यह अनुनादी हो जाता है दोस्तों, तथा इस आवृत्ति के संगत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। जब अन्य आवृत्तियों की संगत धाराएं बहुत छिन्न रह जाती है तथा हमें केवल उसी स्टेशन से प्रसारित कार्यक्रम सुनाई देना लगता है। दोस्तों, अब देख सकते हैं आगे बोलता है क्या टॉपिक है, समांतर अनुनादी परिपथ यानी कि पैरेलल रिजोनेंट सर्किट। समांतर अनुनादी परिपथ की अनुनादी की शर्त वही है जो कि करेक्ट, जो कि श्रेणी अनुनादी परिपथ की है, अर्थात XL इक्वल टू XC, यानी कि अतः यदि R उपेक्षणीय हो तो इस परिपथ की अनुनादी आवृत्ति भी सूत्र V0 इक्वल टू 1/2 पाई रूट अंडर 1/LC द्वारा व्यक्त की जाती है। LC दोलन, LC ऑसिलेशन। जब किसी आवेशी संधारित्र को किसी नगण्य प्रतिरोध वाले प्रेरक इंडक्टर में विसर्जित किया जाता है तो परिपथ में वैद्युत दोलन होने लगता है। यह दोलन ही LC परिपथ में वैद्युत दोलन कहलाता है। दोस्तों, अब देख सकते हैं अगला जो कि ट्रांसफॉर्मर। वेरी 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 वेरी, जितना वेरी लगाइए उसका कम ही होगा दोस्तों, उतना वेरी इंपॉर्टेंट है ये ट्रांसफॉर्मर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी युक्ति है जिससे आप प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है गाइस। अब देख सकते हैं इसका सिद्धांत क्या बोलता है। ट्रांसफॉर्मर निम्न प्रेरण के सिद्धांत पर क्या होता है, कार्य करता है, जिसके अनुसार जब निकट स्थिति किन्हीं दो कुंडलियों में से किसी एक में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तित करते हैं तो दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन के कारण उसमें एक प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न हो जाता है। यदि इस कुंडली का परिपथ पूर्ण है तो उसमें एक प्रेरित धारा भी बहने लगती है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। और देखते हैं ट्रांसफॉर्मर के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। पहला प्रकार क्या है, अपचयी ट्रांसफॉर्मर यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। यह ऊंचे विभव वाले निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को नीचे विभव वाले प्रबल प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करता है। दोस्तों, दूसरा ट्रांसफॉर्मर क्या है, उच्चाई ट्रांसफॉर्मर यानी कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। यह नीचे विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित यानी कि कन्वर्ट करता है गाइस। अब देख सकते हैं ट्रांसफॉर्मर में ऊर्जा की हानियां क्या क्या होती है। एनर्जी लॉसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मर। व्यवहार में द्वितीय कुंडली से प्राप्त ऊर्जा प्राथमिक कुंडली को दी गई ऊर्जा से कुछ कम होता ही है। इसका कारण यह है कि ट्रांसफॉर्मर में ऊर्जा की अनेक प्रकार की हानियां होती है जिन्हें पूर्णतः टाला नहीं जा सकता। यह हानियां निम्न है। पहला हानियां क्या है, तांबे में हानि यानी कि कॉपर लॉस। जब प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तो कुछ ऊर्जा तांबे के फेरों के ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाती है। कुंडलियों में उत्पन्न ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए कुंडली के चारों ओर ठंडी हवा अथवा तेल प्रवाहित किया जाता है। दूसरा हानियां क्या है, भंवर धाराओं में हानि यानी कि एडी करंट लॉस। ट्रांसफॉर्मर की लोहे
कि क्रोड से में भंवर धाराएं स्थापित होने से भी कुछ ऊर्जा उष्मा के रूप में क्षय हो जाती है, जिसे इस हानि को ट्रांसफार्मर की क्रोड को पटलित यानी कि लेमिनेटेड करके कम किया जा सकता है। करेक्ट। अब देख सकते हैं तीसरा हानि क्या है। तीसरा है शैथिल्य हानि यानी कि हिस्टेरिस्ट लॉस। प्रत्यावर्ती धारा के प्रत्येक चक्र में लोहे की क्रोड चुंबकीय तथा चुंबकीय होती है। इस प्रक्रिया में भी ऊर्जा उष्मा के रूप में क्षय होती है। इस हानि को कम करने के लिए क्रोड ऐसी चुंबकीय मिश्र धातु का बनाते हैं जिसके लिए शैथिल्य लूप का क्षेत्रफल कम से कम हो। अब देखते हैं चौथा नियम क्या है। चौथा हानि क्या है। चौथा हानि है फ्लक्स हानि यानी कि फ्लक्स लॉस। प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों का युग्मन क्यूपलिंग कभी भी पूर्ण परफेक्ट नहीं होता, अतः प्राथमिक में जनित संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स द्वितीयक से नहीं गुजरता दोस्तों। अब देख सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या कहता है यानी कि एसी जनरेटर क्या कहता है। इसका रचना को पहले हम जान लेते हैं। इसके तीन मुख्य भाग हैं। पहला क्या है, क्षेत्र चुंबक यानी कि फील्ड मैग्नेट। यह एक शक्तिशाली घोड़े के नाल, घोड़े का जो नीचे पैर में जो रहता है ना, जो लकड़ी जैसा, उसी को कहा गया है गाइस, जिसके सहारे वह चला जाता है। उसको क्या कहते हैं, नाल। घोड़े की नाल की आकृति का चुंबक होता है दोस्तों। इसके उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव क्रम से क्या होता है, एन पोल व साउथ पोल। अब दूसरा देखिए आर्मेचर। यह एक आयताकार कुंडली ABCD होता है दोस्तों। इसमें नर्म लोहे की क्रोड पर तांबे के पृथक्कृत तार के अनेक फेरों लिपटे होते हैं। इस कुंडली को क्षेत्र चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच रखा जाता है तथा इसे अपने अक्ष के परितः घुमाया जा सकता है गाइस। अब देख सकते हैं अगला नंबर है सर्पिवलय तथा ब्रूस। स्लिप रिंग्स एंड ब्रेसेस। कुंडली के सिरों का संबंध अस्थायी रूप से दो अलग अलग छल्लों C1 व C2 से होता है। इन्हें सर्पिवलय स्लिप रिंग्स कहते हैं। ये छल्ले एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते तथा कुंडली के साथ ही उसी अक्ष पर घूमते हैं। ये छल्ले ग्रेफाइट के दो खंडों को स्पर्श करते हैं। इन खंडों को ब्रूस यानी कि ब्रशेस कहते हैं। यह ब्रूस स्थिर रहते हैं तथा छल्ले इन ब्रूसों के साथ फिसलते हुए घूमते रहते हैं। इन ब्रूसों का संबंध उस विद्युत परिपथ से कर देते हैं जिसमें धारा भेजनी होती है दोस्तों। देख सकते हैं इसका फिगर कितना डरावना फिगर है ना, लेकिन बिल्कुल डरावना नहीं है दोस्तों। देख सकते हैं यह एक इस प्रकार का एक चुंबक है जो कि एन पोल एंड साउथ पोल के बीच में इसे स्थापित किया गया है, जिसकी यह एक सहारे की मदद से इसे लिया गया है दोस्तों। देख सकते हैं अब इसका सिद्धांत क्या बोलता है। जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है, बंद कुंडली यह है, इसको तेजी से घुमाया जाता है गाइज, तो क्या होता है, तो उसमें से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, इसमें से गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है वह रेखाओं में निरंतर परिवर्तित होता है गाइज, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक और बाह्य परिपथ व कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा बहती है। अतः कुंडली को घुमाने में वे यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है गाइस। अब देख सकते हैं क्या टॉपिक है, वाटहीन धारा यानी कि वाटलेस करंट। यदि किसी परिपथ में केवल प्रेरकत्व या धारित है, करेक्ट, प्रेरकत्व या धारिता है और R का मान 0 है, तो धारा व वोल्टता में 90 डिग्री का कलांतर होता है, अर्थात फाई इक्वल टू 90 डिग्री। अतः औसत शक्ति क्षय के सूत्र P वेक्टर इक्वल टू V RMS इंटू IRMS कोस फाई से इस दिशा में परिपथ में औसत शक्ति क्षय P वेक्टर इक्वल टू V RMS इंटू IRMS कोस 90 डिग्री इक्वल टू 0। चूंकि कोस 90 डिग्री क्या होती है, 0 होती है, तो कोस 90 डिग्री 0 एंड इसको इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, P वेक्टर इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए स्पष्टता है कि यदि परिपथ में ओमीय प्रतिरोध R 0 है तो परिपथ में धारा तो प्रवाहित होगी ही, परंतु वह हुई औसत शक्ति 0 होगी दोस्तों, अर्थात परिपथ में ऊर्जा क्षय बिल्कुल नहीं होगी। परिपथ की इस धारा को वाटहीन धारा कहते हैं गाइस।
यदि वीडियो आपको पसंद आया, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ यदि सीखने को प्राप्त हुआ, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक शेयर किए बिना कहीं मत जाइएगा दोस्तों। प्लीज़ गाइज, इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों को फैला दीजिए, ताकि और भी दोस्तों आपकी तरह पढ़ लिख कर बड़ा हो जाए और क्या हो जाए, और फिजिक्स का भोकाल बन जाए। तो फिर आज के इस वीडियो में इतना ही, तो फिर चलिए आगे की ओर प्रस्थान करते हैं।